हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइज कोचिंग क्लासेस। हिंदी लोक भारती विषय दूसरी इकाई। आज हम पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो कि सुनील शास्त्री जी, इनका अध्ययन आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से जो सुनील शास्त्री, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री है, उनके पुत्र, उन्होंने शास्त्री जी के बारे में, उनका जीवन कैसा सादा था और विचार कैसे उच्च थे, इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति, इनका ईमानदारी, उनकी ईमानदारी तथा सादगी, सरलता आदि गुणों का यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन यहाँ पे उनके पुत्र जो सुनील शास्त्री जी ने यहाँ पे हम किया करके हमें ये पाठ दिया है। तो चलो पढ़ते हैं। पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिनके लेखक यहाँ पे उनके ही सुपुत्र जो कौन है, सुनील शास्त्री जी, इन्होंने यहाँ पर हमारे लिए ये पाठ हमने अध्ययन के लिए दिया है। चलो सबसे पहले करते हैं परिचय। सुनील शास्त्री जी, इनका जन्म 1950 इस साल में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं, बराबर है। आप एक राजनेता के अलावा कवि तथा और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ अगर देखी जाए तो लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी है। गद्य संबंधी हम जान लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। चलो, तो ऐसे है महान व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं उनके जो गुण हैं वो किस तरह से उनके सुपुत्र जो कि सुनील शास्त्री जी है, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा हुआ है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि जब तक हमारे बाबूजी थे तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की हमें अभाव मतलब कमी नहीं थी, बराबर है। अभाव माने कमी, बराबर है। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। और उनके गुजर जाने के बाद, बराबर है, न रहने के बाद आज लेखक बोलते हैं कि उनको बहुत सारी दूसरी तरह का भी अभाव उन्हें महसूस करना पड़ा, ताकि जब तक बाबूजी थे तो उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बाबूजी उनके गुजर गए तब उन्हें बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। देखिए उनका जीवन कैसा है। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। उस समय गृह मंत्री को क्या कहा जाता था? पुलिस मंत्री कहा जाता था। समझ के लीजिए, ओके। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट, ओके। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। ओके, अभी देखते क्या हो रहा है। देखो कैसे कैसे मतलब उनका जीवन व्यतीत किया। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। झुरझुरी आने मन लगना मतलब
आपण म्हणतो ना की मराठीमध्ये की अंगावर शहारे येतात, तसं त्यावेळेला म्हणजे त्या सुनील शास्त्रीजींना त्या जी आठवण आली त्यावेळेस त्यांच्या अंगावरती जरा शहारे निर्माण झाले. ओके, सो ऐसा झुरझुरी आना मतलब सिंहरण होना, कंपकंपी उठना. जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा. बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई. याद आया बाबूजी आ गए होंगे. वापस घर आ फाटक से पहली ही गाड़ी रोक दी. उतर कर गेट तक आया. संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो. वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो. बाबूजी का डर था ना, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होंगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज हो जाएगा. वे बेकार में पूछताछ करेंगे. अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बाद में पानी पड़ चुका होगा. संतरी माने क्या कि जो चौकीदार रहता है ना उसे हम संतरी कहते हैं, बराबर है. पहरेदार और द्वारपाल ऐसा हम क्या कर सकते. और सैल्यूट मतलब क्या कि उस टाइम जब सलाम करना ऐसा बोलते हैं ना, तो वो संतरी मतलब पहरेदार था, तो पहरेदार हर वक्त उधर का सैल्यूट करता है, बराबर. तो देखते हैं. संतरी से जैसे कहा गया उसने किया. दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा. जाते ही अम्मा मिली. पूछा बाबूजी आ गए हैं. कुछ पूछा तो नहीं? बोली हाँ आ गए. पूछा था, मैंने बता दिया. आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा. फिर हिदायत दी, बराबर है. हिदायत देना मतलब आदेश देना. सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा. सुबह जब होगी तो किसी को कमरे में मत भेजना, ऐसा क्या किया था उन्होंने, आदेश दिया था, निर्देश दिया था. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्या हो रहा है. रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा. सुबह 5:30-6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. नींद टूटी. मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो ना. यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी. झुंझलाता हुआ देखा. जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला. पाया बाबूजी खड़े हैं. हमें कुछ न सूझा. माफ़ी मांगी. बेध्यानी में बात कह गया हूँ. वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं. झुंझलाना मतलब छीनना, एकदम चीड़ता है ना. अभी समझो कि आपको नींद से कोई उठा रहा है, बराबर है, ज़बरदस्ती, तो आप क्या करोगे, बहुत चिड़चिड़े करते हैं ना, वैसा. ओके, तो दरवाज़ा खोला मतलब तो सामने को क्या किसी को देखा, उनके बाबूजी को देखा. फिर उसको कुछ सूझा नहीं. माफ़ी मांगी और वो बेध्यानी में बात कह गया हूँ. ऐसे बोले कि मेरा ध्यान नहीं था, लापरवाही से वो क्या हुआ, ध्यान नहीं था, इसके लिए लापरवाही से ये बात कही गई. तो उसके ऊपर जो लाल बहादुर शास्त्री जी उनके पिता थे वो बोले कोई बात नहीं, चलो आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते. हमने कहा ठीक है. बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा. कौन, उनके बेटे जो सुनील शास्त्री जी अभी अभी कह रहे हैं, सब संस्मरण के द्वारा ये पाठ बता रहे, तो वो टेबल पर जा पहुँचे. लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया. राम कहानी मतलब जो पहले रात को जो घटना घडी हुई थी उसको हम कहते हैं ना राम कहानी. कधी कधी आपण मराठीमध्ये म्हणतो रामायण झालं, सगळं झालं, रामायण झालं, महाभारत झालं, पण रामाची सीता कोण काहीच माहीत नाही. तशा पद्धतीने आपण इथे हिंदीमध्ये ह्याने राम कहानी म्हणतो, म्हणजे जी काही घटना झाली ते, बरोबर आहे. चलो कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे. जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे. बराबर है, एक जगह पर किधर गए थे वो, खाने पर, मतलब उनको किसी ने इनविटेशन दिया था खाने का. उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे गए. फिर जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे. फिर कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे. तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, फिर गए कैसे.
तो उन्होंने कहा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे, मतलब वो जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो गाड़ी थी वो लेके गए थे। बोले हो तो आप लोग बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। बराबर है, अभी आंखों से क्या किया, उन्होंने इशारा कर दिया कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। बराबर है, तो अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चलो आगे चल के क्या हो रहा है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैंने ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। बराबर है, मतलब पर्सनल यूज के लिए उन्होंने किया था ना, इसके लिए उसमें क्या करो, लॉग बुक में लिखो कि 14 किलोमीटर किसके लिए, निजी उपयोग के लिए। किसको बोल रहे हैं? ड्राइवर को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। बराबर है, तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। ठीक है, अभी अम्मा मतलब उनकी माँ। अम्मा जी ने आने के पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दो। जितना इतना जो उनको कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुट्टी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। फुट फुट कर रोना मतलब बहुत क्या बोलते हैं ना कि जोर जोर से रोना। बराबर है, सो आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई। मैं अब ये जो बात हमें वो बता रहे सुनील शास्त्री जी, वो उनके शान के लिए नहीं कर रहे। शास्त्री जी का शान है क्योंकि इसके लिए, लेकिन ये जो उनकी बात थी ना लाल बहादुर शास्त्री जी, एक इनके लिए क्या बना था, आदर्श बन गया था। नहीं तो आज के ज़माने के जो मंत्री हैं उनको क्या किधर भी जाना है तो सीधा गाड़ी निकलते, कुछ हिसाब किताब नहीं रहता। लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी क्या करें, 14 किलोमीटर के पैसे दिलवाने के लिए कहा। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चिरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। ओके, तनिक मतलब क्या, जरा, और आदर्श मतलब आप तो पता ही है। बराबर, सो देखते हैं आगे। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवरना की मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। द झंझावत माने अंधड़। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। बराबर, होड़ मतलब क्या कि लगान, मतलब डांट, लगान बोलते हैं ना अपन, वैसा मतलब लगान मतलब टैक्स नहीं, वो एक काम करने की चाहत हम बोल सकते, इज इट नो। सो एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है। ओके, सो तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया।
पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, यह सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। सच बात है ना, नहीं तो आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, फट गया शर्ट फेंक दो कचरे के डिब्बे में और चलो नया लेने के लिए, बराबर। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती थी। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। निछावर करना आपको पता है, अभी वापस बताने की ज़रूरत नहीं है निछावर करना मतलब, बराबर है। सो अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आते थे। मतलब बोलते हैं ना कि चढ़ावे के नाम मतलब उसके जो लड़की के माता पिता है उसको खुशी खुशी जो सोना चढ़ाते हैं उसे चढ़ावे के नाम बोलते हैं। तो 5 ग्राम ही सोने के गहने आए थे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वाले ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए हमसे गहने मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबू जी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है तो वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। और ये पाठ लिया है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से। और इस तरह यहाँ पे जो सुनील शास्त्री जी है, उन्होंने उनकी ईमानदारी तथा हम क्या कह सकते हैं तो उनके जो गुण थे, ईमानदारी, सादगी, सरलता, इस गुण का यहाँ पे बहुत ही अच्छी ढंग से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और इस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कैसे थे, ये हम यहाँ इस पाठ से हमने जाना। और इस तरह से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये पाठ एक
क्या बोलते हैं कि एक संस्मरण था, इसके लिए ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं था इसके अंदर, लेकिन इससे हमें एक बोध लेना चाहिए कि कभी भी हमारे हालात से ऊपर नहीं सोचना चाहिए और हमारे हालात जैसे है वैसे रहकर हमें उसी में सुख दुख से रहकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सीख हमें इस संस्मरण कथा से मिलती है। और उन्होंने वो बताया कि लाल बहादुर शास्त्री इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कितने ईमानदारी से रहते थे, इसका यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से दर्शन वर्णन सुनील शास्त्री जी ने यहाँ पे हमें यहाँ पर करके दिया है इस पाठ के जरिए। सो मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों लोगों को, विद्यार्थियों को एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिल सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, सो पुनश्च एक बार आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।